नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल भी रुका नहीं है। सीज फायर 18 मई तक के लिए है, उसके बाद भारत फैसला करेगा। भारत की तीनों सेनाएं जिस मोर्चे के लिए तैनात थी वे वही हैं। इस बीच कुछ बड़े डेवलपमेंट आए हैं जो भारत की रणनीति का संकेत देते हैं और पहलगाम हमलों की कलई भी खोलते हैं। पहलगाम के पीछे चीन का हाथ बताया गया था। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे शी जिनपिंग के सिर पर जो साया मंडरा रहा था, जिनपिंग ने उसे पाकिस्तान के सिर ओढ़ा दिया। आपको चीन, पाकिस्तान, तुर्की का बलूच तालिबानी डर भी नजर आएगा इसमें, और आपको यह भी पता चलेगा कि ट्रंप ने कैसे चीजों को भुना लिया। ट्रंप ने मांडवली भारत से नहीं, असल में चीन से की थी, जो सिर्फ 90 दिनों के लिए है। जिस चीज के लिए चीन बचने का प्रयास कर रहा था, पाकिस्तान जिस वजह से चीन के झांसे में आया, उसका खतरा दोस्तों अभी भी बरकरार है। आगे वीडियो दिलचस्प होने वाला है, आप अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, भारत ने ट्रंप को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, ट्रंप के बयानों में साफ साफ दिख रहा कि वह अब डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग नहीं रुकवाई, बल्कि वे चाहते थे कि दोनों देशों में शांति हो। हालांकि भारत में चीनी नैरेटिव ढोने वालों ने इसे भारत के विदेश नीति की एक बड़ी हार करार दी और पाकिस्तान के हक वाले उस विदेशी प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद की, जिसमें अभी भी लगातार कहा जा रहा कि भारत पाकिस्तान के आगे झुक गया। जबकि एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ऐसी कुटाई की और सरकार ने ऐसा व्यूह रचा कि पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते की तरह हो गई थी। पाकिस्तान दुम दबाकर यहां वहां भाग रहा था और हाथ पांव जोड़ रहा था। भारत के साथ उसका संघर्ष विराम करवा दिया जाए। जी हां, यह कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया है माइकल रूबिन ने अपने बयान में। और भारत जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को सपोर्ट करने वाले ठिकानों पर बमबारी करने लगा, अमेरिका ने तब पहल की, तब मध्यस्थता करने की कोशिश की कि दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है वह रुक जाए। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर फोन किया और सीज फायर पर सहमत बने। भारत के विदेश नीति की आलोचना करने वालों से इस वक्त पूछा जाए कि कौन सा देश कब भारत के लिए जंग के मैदान में कूदा, और कोई कूदेगा क्यों? जब आप गुटनिरपेक्ष की नीति पर चल रहे हो, कोई भला आपके लिए क्यों लड़ेगा? भारत की पहले की विदेश नीति क्या रही? इस पे सवाल करने वालों से सबसे पहले यह पूछा जाना चाहिए कि ताइवान पर अब तक आपका क्या स्टैंड रहा? चीन का इतना डर था कि आपने सीमा पर सड़क तक नहीं बनाई। ताइवान को अब तक एक देश के रूप में आपने मान्यता भी नहीं दी। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान में हर बार उतरता रहा, आपके हर दुश्मन को अपना दोस्त बनाता रहा, और आप वियतनाम, फिलीपींस जाने से कतराते रहे। दोस्तों, ताइवान उन देशों में शामिल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर सपोर्ट किया। भारत को चाहिए कि अब ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता दे, जो अब तक की सरकारों ने नहीं किया। बाकी भारत ने अपनी डॉक्ट्रीन, अपने सिद्धांत बदले हैं। फिलीपींस को हथियार दे रहा, साइप्रस, आर्मेनिया, ग्रीस को हथियार दे रहा, और इजराइल को बारूद भी दे रहा। भारत को अब इस पॉइंट पर गांठ बांध लेना चाहिए कि दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन ही होगा। यह कोई इब्बट की बात नहीं। खैर, तालिबान पर भी भारत का बदला रुख उसकी अपनी क्षेत्रीय जरूरतों की दिशा में बिल्कुल उचित है। सीज फायर के बाद पहली बार एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। यह मंत्री स्तर की पहली बातचीत है। तालिबान सरकार ने अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए भारतीय वीजा सुविधा की मांग जयशंकर से की, जिसे तालिबान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत की तरफ से बंद कर दिया गया था। जयशंकर ने इन मुद्दों को तुरंत हल करने का भरोसा दिया। साथ ही अफगान इलाके में भारत के मिसाइल मारने की अफवाह पर अफगानिस्तान की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया, जो अफगानिस्तान ने लोगों को सच बताया, और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए भी जयशंकर ने तालिबान सरकार का शुक्रिया कहा, तालिबान सरकार को धन्यवाद कहा।
तालिबान सरकार जिस तरह भारत के साथ इस वक्त खड़ा दिख रहा वह काबिले गौर है और इसकी वजह भारत की मानवता की नीति है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान में बारूद नहीं बेचा, बच्चों को हथियार नहीं थमाया और औरतों को बेवा बनाने वाले काम नहीं किए। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। भारत ने वहां स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, दवाएं मुहैया करवाई, पेयजल के लिए काम किया और कुछ बांध भी बनाए। भारत के कामों ने दोस्तों अफगानिस्तान के आम लोगों का जीवन बेहतर किया। भारत ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी किया उसने भारत को लेकर अफगानिस्तान के पाकिस्तानी नजरिए को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो परसेप्शन पहले था भारत को लेकर अफगानिस्तान में वह बदल गया। पाकिस्तान दुनिया भर से चंदा लेता रहा और रूस को काउंटर करने के लिए, क्षेत्र में जियोपॉलिटिक्स का संतुलन बनाने के लिए, गोरों के लिए उसे बारूद के ढेर में बदल दिया। किसको? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपनी मिल्कियत समझने लगा, जैसे वह केपीके और बलूचिस्तान को समझता है, और वही व्यवहार करने लगा जैसे वह केपीके और बलूचिस्तान के साथ व्यवहार करता है। ठीक वैसा ही व्यवहार अफगानिस्तान के साथ करने लगा। दोस्तों, जयशंकर की तालिबान के साथ बातचीत असल में पाकिस्तान, चीन और बाकी दुनिया के लिए भारत का एक बहुत बड़ा संदेश है, अमेरिका के लिए भी। हम दुनिया को अमेरिका की नजर से नहीं देखते, हमारी अपनी दृष्टि है और यह होनी भी चाहिए। पाकिस्तान, चीन के लिए जयशंकर की बातचीत असल में सीने पर खंजर चलाने जैसा होगा। इस बातचीत और बलूचिस्तान केपीके में इस वक्त लगातार जो हलचलें निकल के सामने आ रही हैं, भले ही ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, मगर बलूचिस्तान केपीके की कहानी लगता है कि अभी जिंदा है। वो कहानी जिसे दबाने के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ ने इस्लाम की आड़ में पहलगाम किया था, इस्लाम का सहारा लिया था। लगे हाथ आपको एक और चीज बताता हूं। जयशंकर और अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री की बातचीत से पहले अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के एक अहम मंत्री मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सद्र दिल्ली में थे। कई सारी रिपोर्ट्स हैं इसे लेकर। सद्र दिल्ली में क्या कर रहे हैं, इसे लेकर पाकिस्तान में नींदें हराम है लोगों की। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना घुटनों पर है इस वक्त और उसका नियंत्रण, पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल लगभग ना के बराबर है बलूचिस्तान में इस वक्त। बलूचिस्तान और केपीके के मसले पर तालिबान सरकार का रुख पाकिस्तान के विपरीत है। बलूचिस्तान की आजादी की प्रतीकात्मक जो घोषणा हो रही और तालिबान सरकार भारत के साथ कारोबार करना चाहता है, इस तरह के बयान आए हैं, तो अब सवाल है कि तालिबान सरकार भारत के साथ कारोबार किस रास्ते करेगी। अफगानिस्तान अब तक बाकी दुनिया से संपर्क के लिए ज्यादातर पाकिस्तान और ईरान पर निर्भर रहा है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध बताने की जरूरत नहीं इस वक्त किस स्तर पर है। ईरान के साथ भी अफगानिस्तान का इस वक्त का जो संबंध है उसे भी बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता। तो भारत और अफगानिस्तान के हित में दो रास्ते निकलते हैं। माइनस पाकिस्तान का रास्ता निकलता है एक, जो बलूचिस्तान की आजादी के बिना संभव नहीं, या फिर ईरान का रास्ता मिले अफगानिस्तान को तब यह संभव है। और ये दोनों रास्ते भारत के बिना मुमकिन नहीं हो सकते। ईरान के रास्ते की संभावना भी कम है, जिसके संकेत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखे। ईरान ने भी मध्यस्थता की कोशिश की, ऐसा कहा गया, और कहा जा रहा कि ईरान की यह कोशिश असल में बलूचिस्तान की आजादी रोकने के लिए थी। ईरान बलूचिस्तान की आजादी को बहुत सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ईरान के भी कुछ इलाके बलूचों के हैं और इसे लेकर के वहां विवाद भी दिखता है। खैर, जो भी है, लेकिन ये जो दोनों रास्ते बनते हैं ईरान और पाकिस्तान से, भारत और अफगानिस्तान के बीच का, वो हर लिहाज से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी एक बड़ा कुठाराघात है। चीन के सपनों का सीपैक भी बलूचिस्तान और केपीके के रास्तों से ही होकर गुजरता है, जो वहां पर संघर्ष की वजह से रुका पड़ा है। अरबों के लिए भी यह रास्ता अफगानिस्तान के साथ जो भारत के बीच का है, उनके कारोबारी हित में है। और तुर्की, ईरान हमेशा इस्लाम का खलीफा बनने की कोशिश करते हैं और यह बात अरबों को खूब डराती है।
तो कहीं ना कहीं अरबों को भी अफगानिस्तान और भारत के बीच का माइनस पाकिस्तान रास्ता पसंद आएगा। तो चीन पाकिस्तान के साथ तुर्की जिस तरह खड़ा हुआ वह आगे भी खड़ा होगा और उसकी कारोबारी वजह। अब सवाल है कि क्या बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? क्या बलूचिस्तान को लेकर भारत अपनी रणनीति बदलने ही वाला है और अपने क्षेत्रीय हितों के लिए भारत पहलगाम के बाद तालिबान सरकार से मिलकर कोई निर्णायक कार्रवाई करने जा रहा है? क्योंकि तालिबान सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका केपीके और बलूचिस्तान में निकल करके आ रही है। और सवाल यह भी है कि भारत क्या ऐसी कार्रवाई करने जा रहा बलूचिस्तान में जो 100 सुनार की और एक लुहार की वाली कहावत को चरितार्थ करे? बहुत हद तक ऐसा संभव होता दिख रहा। बहुत सारे समीकरण ऐसा संभव बनाते दिख रहे हैं। कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही। दोस्तों, 2-3 चीजों को देखिए। तालिबान से जयशंकर की बातचीत के बाद नतीजे क्या हो सकते हैं, यह पाकिस्तान की मार्मिक अपील में भी निकल करके सामने आता है। जयशंकर की बातचीत होती है और दिल्ली में तालिबान के मंत्री के टहलने की खबरें सामने आती हैं और इसके ठीक बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से अपील करते नजर आते हैं। शहबाज शरीफ शांति के लिए भारत से बात करना चाहते हैं, जो पहले जंग चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत से बातचीत की अपीलें हो रही अलग अलग चैनलों के माध्यम से और भारत किसी भी बातचीत की बजाय बार बार पाकिस्तान को पीओके खाली करने को बोल रहा। भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं, वह जारी है। इसका मतलब है कि भारत की तीनों सेनाएं अभी और आगे लंबे वक्त तक उसी मोर्चे पर मौजूद रहेंगी जिस मोर्चे पर वे सीज फायर की घोषणा के बाद हैं। अब बलूचिस्तान में देखिए, वहां पाकिस्तानी सेना पर हमलों के सिलसिले बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान भारत का मोर्चा छोड़कर इस वक्त नहीं जा सकता, बलूचिस्तान नहीं जा सकता। एक और चीज यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पूरी दुनिया के सामने बलूचिस्तान का सवाल उठा, पाकिस्तान पहले की तरह बलूचों का दमन नहीं कर सकती। जमीन पर कभी पाकिस्तान बलूच सेना से लड़ने के काबिल थी भी नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और निर्दोष लोगों को वहां पर निशाना बनाया। फर्जी टेरर नैरेटिव के जरिए वहां बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया पाकिस्तान ने। तो अब निर्दोष बलूचों पर पाकिस्तान की कोई ऐसी कार्रवाई भी दुनिया भर में बहस का विषय हो। और पाकिस्तान मिसाइल भी नहीं मार सकता। अगर वह अपने इलाके में मिसाइल मारता है तो इस बात पर भी दुनिया भर में बहस होगी कि वहां चल क्या रहा। पाकिस्तान सेना अब इस बिंदु से भारत का मोर्चा छोड़ के पीछे नहीं जा सकती और चीन की सेना जो लगातार बलूचिस्तान में घुसने के प्रयास में है, वह भी इस बिंदु पर संभव नहीं है कि आगे आए। कुल मिलाकर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। उसका पूरा नेक्सस नंगा हो चुका है। चीनी हथियार पाकिस्तान को बचाने लायक अब रहे नहीं। अब और सबसे बड़ी बात यह भी है एक कि इस वक्त चीन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस से उलझा हुआ है। फिलीपींस के साथ अमेरिका की नेवी लगातार युद्धाभ्यास कर रही। ग्लोबल टाइम्स पर 3 दिन पहले आए लेख से भी पता चलता है कि फिलीपींस में चीन कैसे एक जंग के सामने, एक जंग के मुहाने पर खड़ा है। फिलीपींस को अभी 3 हफ्ता पहले ही भारत से ब्रह्मोस की एक बड़ी खेप मिली। पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि चीनी डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह भी कि चीन कारोबारी नुकसान की वजह से किसी भी जंग से बहुत घबराता है। 4 साल तक वह भारत के साथ आमने सामने खड़ा रहा लेकिन लड़ नहीं पाया, भाग गया। चीन पाकिस्तान जैसी प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा फैलाकर दुश्मन देशों में राजनीतिक अस्थिरता के जरिए अपना उल्लू सीधा करता है। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी हार असल में चीन की हुई। चीन की हार का अंदाजा ऐसे भी लगाएं कि जो शी जिनपिंग अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिका के साथ कोई भी जंग लड़ने को तैयार था, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के साथ एक डील की, ट्रेड पर 90 दिनों के लिए मोहलत की भीख मांगी।
पहलगाम के जरिए चीन ने पाकिस्तान को जो बला दी, अब दोनों देशों को उसका अंजाम भुगतना है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की ने जो दांव खेला था भारत पर दबाव बनाने के लिए, वो बुरी तरह से नाकाम रहा। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ पर साया अब भी बरकरार है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पिछले एपिसोड में 1962 की जगह 1965 बोल दिया था, हमने उसको वीडियो से हटा दिया है, उसे इग्नोर करें। वीडियो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अपनी राय दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।